चलिए बस बात। हाँ, ये लास्ट घर की याद 5 इसके स्टांजा बाकी रहे पद्यांश सब। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है, उसके भी थोड़े डिस्कस कर देंगे। देखिए, मैंने कभी होके प्रेशर नहीं डाला आप लोगों के ऊपर कि क्वेश्चन आंसर कर लेना ये, क्योंकि 11th-12th के बच्चों को भी यदि सब कहना पड़े तो फिर कहना नहीं कहना बेकार है। और मुझे तो जहाँ लगता है कि अपनी बात को लोग रेस्पॉन्स नहीं देते, वहां मैं नहीं कहता हूँ। हाँ, तुम्हारे विवेक पे छोड़ देता हूँ। देखिए, अभी जाके कुछ करने के लिए तो है नहीं, तुम क्या करते हो घर में बताओ मुझे। पहली बात बताओ, नींद निकालोगे तो कितनी निकालोगे? जैसे ये लेसन पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, लेसन समझ में भी आ गया। अब इसे क्वेश्चन आंसर लेके बैठ गए। हम इस साल ही सोचे कि हम सहारा नहीं ले किसी चीज का। हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन आंसर, हिंदी में लिखे हुए, हिंदी में जवाब दे सकते हो तो ये कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज में जवाब दीजिए। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक खाली कॉपी चाहिए और एक जैसा भी 2 रुपये वाला पेन चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक थोड़ा दिमाग चाहिए। उससे भी बड़ी बात की समर्पण चाहिए आपका। आपको लगना है कि जैसे आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, जैसे आपकी रटी हुई हिंदी ठीक है, बाकी आपकी अपनी सोच नहीं है कि आप लिख सको। यदि मैं किसी टॉपिक के एक शब्द दे दूं मैं आपको, इस शब्द पे 5 मिनट बोलिए उस शब्द से रिलेटेड, आप 5 मिनट की छोड़ो, आप 3 लाइनें नहीं बोल पाओगे। आप मुझे कोई शब्द दे दीजिए और उस शब्द के बारे में बोलिए कि 2 घंटे बोलिए। आप सिर्फ एक शब्द दे दीजिए, नॉन स्टॉप बिना रुके 2 घंटे बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में मेरी सोच काम करती है, क्योंकि मैंने अपनी सोच को इम्प्रोवाइज किया है। आप भी कर सकते हो, पर करोगे कैसे? उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा आपका अपना खुद का। तो क्या लिख सकते हो? जैसे कोई आपसे उम्मीद करो कविता कहानी लिखो, संभव नहीं है। उसके लिए तो ये शुरुआत तो यहाँ से करो कि जैसे ये पाठ की क्वेश्चन आंसर है, घर पे जाके मैं मेरी ऑन लैंग्वेज में लिखूंगा। कोई भेजे तो सही मुझे, सही पाठों के प्रश्न उत्तर मैंने अपनी मर्जी से लिखे, थोड़ा चेक करना, तब पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर तो गोबर चल रहा है, भूसा भरा हुआ है, वो चल रहा है। तो इसलिए क्या उम्मीद करो? इसलिए तुम्हारी हिंदी 100 में से 40 या 50 नंबर आए उसी लायक की रहती है, और उसी लायक ही रहेगी, क्योंकि तुम अपनी तरफ से कुछ भी लिखना नहीं चाहते हो। आप इस संजीव पेन, एक्सीलेंट पेन, उसी बैसाखियों के सारे जिंदा हो और उसी के अंदर सड़ के मरोगे, और वही 40-45 नंबर वाली हिंदी तुम्हारी रहेगी। 100 में से 90, 95, 98 नंबर भी हिंदी में आते हैं, वो आने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो कवि है किसी मैसेंजर के साथ, किसी दूत के साथ अपने घर वालों के लिए संदेशा भिजवा रहा है, उस संदेशी के ही अंतिम पंक्तियां हैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं। घर वालों के लिए संदेश कहलवा रहा है कि घर वालों को कहना कि उनका जो प्रिय बेटा, सोने पे सुहागा वाला बेटा, वो जेल में मस्त है, कोई तकलीफ नहीं है। कातने में व्यस्त हूं मैं। कातने में मतलब कि उस समय जब ये आजादी का आंदोलन चल रहा था, जेलों में जिन कैदियों को ठूसा जाता था तो उनको चरखे दिए जाते थे। चरखे पे क्या करते थे? वो सूत काटते थे, धागे बनाते थे। फिर उन धागों से क्या बनता था? उन धागों से फिर कपड़ा बनता था। तो इसलिए कह रहा है कातने में व्यस्त हूं मैं, अर्थात कि जेल में भी मैं क्या कर रहा हूँ? मस्त सूत काट रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब देखिए, ऐसा होगा नहीं, पर वो कैसे भी करके घर वालों को तो अच्छी खबर दे, खुश करे। इसलिए कह रहा वजन 70 शेर मेरा। शेर एक अपने पुराने जो लोग हैं उनके वजन तोलने का एक मानक होता है शेर, इसलिए मेरा वजन भी 70 शेर बढ़िया है। मतलब कि इस वजन का व्यक्ति को मत माना जाता है कि खाते पीते घर का मस्त है, हट्टा कट्टा है। और हट्टा कट्टा है इसका मतलब खुश होगा तो हट्टा कट्टा होगा। हट्टा कट्टा कब होता है? जब व्यक्ति अच्छा खाना मिलता है, उसे मस्त खुश रहता है। तो वो इस वजन के माध्यम से बता रहा है कि मैं मस्त हूँ और भोजन ढेर मेरा। और जेल में बहुत सारा ढेर सा भोजन मिलता है। जेल में कोई ढेर सारा भोजन नहीं मिलता है। सुबह नाश्ते में एक मुट्ठी भर चना देते हैं, फिर वो दाल आती है पतली पतली, जिसपे दाल तो होती नहीं है, पानी होता है। 2-4 जली जली रोटियां दे देंगे, उससे काम चलाओ। शाम को सब्जी और थोड़ी रोटियां दे देंगे, वो भी जैसी तैसी सड़ी गली सब्जी चलेगी। पर यहाँ पर कह रहा है और भोजन ढेर मेरा, जेल में बहुत सारा मुझे भोजन मिल रहा है। कहने का मतलब है कि इस पद्यांश में जो कवि है
वो अपनी एक्चुअल स्थिति बताकर अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी याद में उसके घर वाले क्या है, पहले से ही दुखी है। कूदता हूं खेलता हूं दुख डटकर ठेलता हूं, जेल में भी कूदता हूं खेलता हूं व्यायाम करता हूं, और जो भी दुख मुझ पे आए हैं उन्हें ठेलता हूं, मतलब उन्हें क्या करता हूं, उन दुखों को दूर भगाने की मैं कोशिश करता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। क्या कह रहा है कवि? और घर वालों को कहना कि मैं मस्त हूं, भूल से भी ये मत कहना कि मैं अस्त हूं। अस्त का मतलब जो खत्म हो गया हो। दीपक जलता है, दीपक की बाती जब अस्त होती है, जब लास्ट में जब वो दीपक बुझने वाला होता है, बुझने के पहले दीपक की लो फड़फड़ाती है, मतलब ज्यादा प्रकाश करती है, और वो ज्यादा प्रकाश संकेत होता है कि बस ये दीपक बुझने वाला है। अस्त का मतलब ये एक प्रतीकार्थ है कि अस्त होने का मतलब मानते हैं कि जिसे हम कहते हैं सर उसके जीवन का सूरज अस्त हो गया, मतलब वो मर गया। अस्त एक अपने आप में नेगेटिव शब्द है। देखो, और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं, इस लाइन से क्या बात साबित हो रही है? एक तरफ घर वालों को तो ये कहलवाना चाहता है कि मैं मस्त हूं, दूसरी तरफ ये कह के उन्हें ये मत कहना कि मैं अस्त हूं, अर्थात कि वहां पर जो कवि है कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा है। वो खुद जानता है, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये मत कह देना कि मैं अस्त हूं, मतलब मन में वो जानता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट के पड़ा है, परंतु वो ये बात अपने घर वालों के सामने जताना नहीं चाहता है। आगे, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। क्या कह रहा है कि जो जैसा दिख रहा है तुझे अभी यहाँ पर, वैसा जाके मत कहना। मतलब दिख कुछ और रहा है, तकलीफें कुछ और है, खाना पहले नहीं मिलता होगा, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, ये सब दिखाई दे रहा है, पर घर पे जाके ये नहीं, घर पे जाके ये जो दिख रहा है वो नहीं कहना है। मतलब ये देखिए, इस जो कविता की जो भावार्थ यदि और इसके डेप्थ में जाए, इससे दो साबित होती है कि इंसान की कथनी और करनी में अंतर होता है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो वैसा कभी दिखता नहीं। जिंदगी आपको किसी दूसरों की जिंदगी जैसी आपको दिख रही है, एक्चुअल में वैसी उसकी होगी नहीं, और जैसी होगी वो कभी आपको देखने देगा नहीं। अर्थात कि हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम सभी की कथनी और करनी में अंतर है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ पर इन पंक्तियों से यही बात साबित हो रही है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। जागता कौन है? देखो, यदि आपको कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मस्त नींद आती है ना। नींद कब नहीं आती है? नींद कब उठती है? जब कहीं दिमाग में तनाव हो, जब जिंदगी किसी तूफान से घिरी हो, जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं हो, तब क्या होती है? नींद नहीं आती है। यहाँ कवि क्या कह रहा है, देखिए, कह न देना जागता हूँ। घर वालों को ये मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती है। जैसे घर वालों को ये कहेंगे कि नींद नहीं आती, तो घर वालों को पता चलेगा कि कोई दुख है इसलिए नींद नहीं आ रही है। कह रहा है, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। आदमी से कौन भागता है? अर्थात कि खुद के वजूद से भागना। कई जिंदगी में कई मौके से आएंगे जब हमें अपने आप से डर लगने लगता है, और जब हम अपने आप से डरते हैं तो हम आदमी से, दूसरों से डरने लगते हैं, और जब दूसरों से डरने लगते हैं तो घर के अंधेरे कोने में हम रात में पड़े रहते हैं। जिंदगी वो दौर भी दिखाती है, सबकी जिंदगी में वो आएगा। बाय अगर कोई जैसे 10वीं की परीक्षा दी, फेल हो गया, क्या करेगा वो? पूरे गांव में जाके कहेगा वो देखो देखो मैं फेल हो गया, ऐसे नहीं कहेगा। वो क्या करेगा? कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। तब उसे डर लगने लगता है, किससे? आदमी से, सामने वाले से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से डर गया है। अपने आप से क्यों डरा है? क्योंकि उसने कुछ खोया है। यहाँ पर जो कवि कह रहा है, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, मतलब जो उसका विश्वास टूटा है, जो दिन उसे देखने मिल रहे हैं, इसकी वजह से वो आदमियत से भाग रहा है। इंसानियत से भरोसा उसका उठा है, दूसरों से डर लगने लगा है, खुद से डरा हुआ है, और खुद से डरा हुआ आदमी जिंदगी से हमेशा क्या करता रहता है? भागता रहता है। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। घर वालों को ये मत कह देना कि मैं मौन हूं। इसका मतलब ये कि वो है तो मौन, खामोश,
व्यक्ति खामोश कब हो जाता है? जब हथियार डाल देता है। व्यक्ति चुप कब हो जाता है? कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। क्या कह रहा है? अर्थात कि वो मौन है, खामोश है। व्यक्ति खामोश कब होता है? जब वो हार जाता है, जब वो टूट जाता है, जब वो दुख से बिखर जाता है, तब वो चुप हो जाता है। कभी है खामोश, मौन है, वो किसी से जेल में बात नहीं करता है, परंतु कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। तो कभी खुद कह रहा है कि मुझे खुद को ही ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ये समझना इतना आसान भी कहाँ है। कई बार हम अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। हम कई बार जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? कार्तिक, नाम लेके बोलूं क्या? हंसते मुस्कुराते रहते हो। दो चीजें हैं, या तो इसके तुम महापंडित हो सब मिलकर, तुमको सब कुछ पहले आता है, या मैं जो सिंपल हिंदी समझ रहा वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। दो ही चीजें होती है, तीसरी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ, खुद न समझू कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। क्या कह रहा है कवि? कि जो तू देख रहा है यहाँ पर, जो जेल के हालात, इस अंधेरी बंद कमरे में, उस काल कोठरी में, तो घर पे जाके बक मत देना। अर्थात कि घर पे जो दिखाई दे रहा है तुझे, यहाँ के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो जाके तू घर पे जाके बोल मत देना, उन्हें कोई शक न देना। मतलब कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी शक न देना। किसे? घर वालों को। क्योंकि तू कुछ भी बोल देगा तो उन्हें डाउट हो जाएगा कि उनका जो बच्चा है, जो 5वां जो उनका बच्चा है, वो बहुत ही दुखी है, और ये जानकर कि मैं दुखी हूं वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि उसके घर वालों तक सब अच्छी अच्छी खबर जाए कि अच्छा खाना मिल रहा है, वजन बढ़िया बढ़ा हुआ है, काम है, खाते में व्यस्त हूँ, किसी प्रकार की चिंता नहीं, मस्त होता हूँ। इस प्रकार की खबरें ही वो अपने घर वालों तक देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि घर वालों के प्रति उसका जो अटूट स्नेह है वो बता रहा है। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। क्या कहा इसका अर्थ पहले बता चुका हूँ कि हे सजीले हरे सावन। सावन को सजीला भी कहा है क्योंकि सावन में चारों तरफ जो प्रकृति है सबको सजा देती है। हे कि मेरे पुण्य पावन, और इसे पुण्य पावन भी कहा गया है क्योंकि सावन नहीं होगा, सावन नहीं होता, बारिश नहीं होगी तो सब कुछ ही, जिसे कहते हैं कि जो सुंदरता आपको चारों तरफ नजर आती है वो खत्म हो जाएगी। तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। कि ये सावन इस बार तो सिर्फ तुम ही बरस लेना, वो न बरसे, मतलब घर वालों की आंखों में आंसू न बरसे। और इस बार बरसते सावन के साथ अपने वो 5वें बेटे के लिए कभी भी नहीं तरसे, अर्थात कि उन्हें मेरी कभी भी याद नहीं आएगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। अब मैं चाहता हूं कि उन प्रश्नों का जवाब आप दो। तो आप तो इतना सारा ढेर सारा बोलते हो वगैरह, अभी आपसे पूछ लेता हूं मैं। हाँ, तू पीछे मत देख, पहले तुझे पूछूंगा। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी का गिरना, पानी का गिरना, प्राण मन का गिरना, क्या संबंध है? ये जो सन्नाटे हैं वक्त ने सबको बांटे हैं। जब वो बोलना पड़ता है तब कोई नहीं बोलेगा, जब बोलने की जरूरत ही नहीं है तभी सब ज्यादा बोलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए, रात भर पानी का गिरना, प्राण मन गिरना, इन दोनों के बीच में एक सीधा सा संबंध है कि जब सावन के दिनों में जब बारिश हो रही होती है, उस काल कोठरी में वो बारिश को देख नहीं सकता है, पर बारिश के बूंदे की गिरने, बारिश के पानी के गिरने की आवाज जब वो सुनता है तो उसके प्राण में, उसके मन में वो हुक उठती रहती है। उसे अपने घर का वो सावन याद आता रहता है, उसे अपने घर की छत याद आती है, उसे अपने जो घर है पानी से डूबा हुआ उसका घर याद आने लगता है। अर्थात कि सावन के साथ उसकी घर की जो पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए उसके मन में क्या प्राण मन गिरने लगा, इसलिए उसके मन में वो सभी चीजें वापस एक प्रकार से पुनर्जीवित हो जाती है। 7 लाइनें 8 लाइनें बोल गया मैं। करना क्या पड़ा? मैंने तो इसके पहले कभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। हाँ, कविता मैंने पढ़ी, बस ये कि सोचा, बस किसी चीज को पढ़ने का मतलब ये सोचो। अभी दूसरा प्रश्न देखो, जवाब आपसे आएगा। माई के आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि माई के घर आई, क्योंकि इस बार जब वो घर आई होगी
तो वहां सिर्फ उसे 4 भाई नजर आए होंगे, और जो सबसे उनका पसंदीदा भाई था वो इस बार जेल में रहा होगा, इसलिए 4 भाइयों के बीच में रहकर भी उसे उस 5वें भाई की याद आई होगी जो जेल की काल कोठरियों में आराम से वहां पर अपना जीवन गुजार रहा है। उसकी कभी उसकी यादें, उसकी बचपन की यादें उसे खल रही होगी, इसलिए बहन के लिए वो घर कौन सा कहा गया है? परिताप का घर कहा गया है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है? 5-6 पद्यांश से कि विपत्तियों से कभी हार नहीं मानी, इस उम्र में भी शरीर उनका बलवान है, दंड बैठक लगा लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, हर प्रकार के तूफानों को उन्होंने झेला है। ये 6 पद ध्यान से जाके पढ़ना, उसमें उनके कैरेक्टर की विशेषता है। जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बता भी दिया था। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता, मैं मजे में हूँ सही है, गर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। लाइन थी, मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, घर पे नहीं हूँ बस यही है। वो बस क्या है? बस जेट बट परंतु वगैरह ही है, उस बस के बारे में लिखना है। बस का मतलब ये होता है कि ये शब्द आदमी की बेचैनी को व्यक्त करता है, ये इंसान की व्याकुलता को व्यक्त करता है। जब किसी भी जिंदगी से जब हम हजारों सवाल करते हैं, जिंदगी किसी भी सवाल का जब जवाब वापस पलट के नहीं देती है, तब हमारे मन में ख्याल आता है कि यार बस यार बहुत हो गया। ये जो बस है वो कुछ न पाने की एक प्रकार से कशिश है, एक टीस है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है, हम बस उस मोड़ पे आके रुक जाते हैं। इस बस का मतलब वो है। आगे देखिए, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति, मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। ये 12 पंक्तियां देखिए, ये वाली। इस पूरी पंक्तियों में क्या है कवि? देखो, अब पहली बात तो इस है कि 12 पंक्तियों को पढ़ो। अब ये पढ़ेगा कौन? अब कोई भगवान उतर के तो आएगा नहीं पढ़ने के लिए। क्या ये हाथ में मेरा जोड़ दो? क्या प्रॉब्लम क्या है? पाणी ग्रंथ संस्कार है क्या? हाँ, अब 12 पंक्तियों को पढ़ने की बात कराई, ये पंक्तियां है। चलो इस पंक्तियों को देख कर ये बताओ कि क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है कवि। ये पंक्ति अभी आपके सामने मैं बोला हूँ, मैं जितना बोला यदि उसे लिखे तो 4 या 5 पेज भरते हैं, इतना लगातार बोला हूं मैं। और ये खड़ी हो रही है बताने के लिए क्या? ये देखिए, यहाँ पर देखो, कवि हर प्रकार से अपनी व्यथा को छिपाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि उसके पास ठीक नहीं है, उसे पता है कि वो खुद जाग रहा है, फिर भी घर वालों को नहीं बताना चाहता है कि वो जागता है। उसे पता है कि वो दुखी है, पर घर वालों को नहीं बताना चाहता है कि वो दुखी है। वो वहां पर किसी काम में कुछ व्यस्त हो नहीं हो, फिर भी बताना चाहता है कि वो व्यस्त है। उसे वहां पढ़ने मिले ही नहीं मिले, फिर भी घर वालों को बताना चाहता है कि वो पढ़ने में व्यस्त है। और सीधी बात है कि यहाँ पर सभी चीजें कि वो खुद ही मौन ही रहता है, खुद से वो डरने लगा है, फिर भी ये नहीं चाहता कि घर वालों को ये कहे, उसकी खामोशी के बारे में पता चले। वह नहीं चाहता है घर वालों को कि वो आदमियों से भी डरने लगा है, इंसानियत से उसका डर और बढ़ता जा रहा है। ये पूरी सभी चीजें ये आपको लिखनी है, चाहे 15-20 लाइन इसकी लिख सकते हो, और उसके लिए 2 रुपए की कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी। और वो कलम लाएंगे कहाँ से? समस्या है। ले भी आए कलम, ले भी आए तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास बहुत कीमती समय है, आप देश के भावी का अनुदार हो, आपके पास समय नहीं रहता है। अभी कविता के आसपास घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते लिखिए। जैसे ये आपके मन का टॉपिक, चलो कुछ करो नहीं करो ये तो करना। कभी घर से 5-7-10 दिन दूर रहे, आप अपने माँ बाप से दूर रहे, अपने घर वालों से दूर रहे, तब आप घर वालों को कैसे याद करते हो? आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? देखिए, या तो ख्याल आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो मैं जानवरों से उम्मीद नहीं कर सकता हम कुछ लिखें, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं। बाय द वे आते हो, इंसान की कैटेगरी में आते हो और ऐसे घर की याद आती है, ऐसा कुछ है तो काल्पनिक रूप से लिखने की कोशिश तो करना। या अपनी कलम जो इतने समय से वो क्या आते हो, जंग लगी है, सब कुछ जंग है ही नहीं, रही नहीं है, जंग का लगे तो थोड़ा अपनी मौलिक कल्पना को थोड़ा साकार करो, हिंदी को कुछ आकार दो, पंख लगा के उड़ना सीखो, ठीक है ना?